पहले आंखें तरेरी, दबाव बना तो सुर बदल गए। जांच एजेंसियों को धता दिखा रहा था। नोटिस वोटिस सारी बेअसर। घुटने टेकना उसकी फितरत नहीं। उसके सीखे सिखाए वॉरियर्स पर लगातार हमला कर रहे हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मौलाना के जमातियों की, मौलाना साद के जमातियों की। ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते, और अगर देशभक्त पर हमला होगा तो अब देश नहीं सहेगा। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। जी हां, मौलाना साद, अब वक्त आ गया है, तुम्हें बाहर आना होगा। मरकज का मौलाना साद देश में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। इस एक शख्स की लापरवाही की वजह से कोरोना से लड़ाई में देश पिछड़ गया है, या ये कहें कोरोना से देश की लड़ाई लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। मगर मरकज का ये मौलाना अब तक छिपा बैठा है। वो वीडियो संदेश बार बार जारी कर रहा है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन पुलिस या कानून के सामने सरेंडर नहीं कर रहा। यानी देश का दुश्मन नंबर 1 मरकज का मौलाना अपनी मांद में कहीं छिपा हुआ है। वो वहां से अपना एजेंडा सेट कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन साद की मदद कर रहा है, और इसके जमाती जो देश भर में घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं, उनका क्या इलाज है। कई सारे मुद्दे, सब पर एक एक कर बात होगी। लेकिन आइए मैं चलता हूं मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन के पास। शुभ्रा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीष जी। और हम अब बताएंगे सिलसिलेवार ढंग से कि कैसे मरकज के जो जमाती हैं उन्होंने खतरा पूरे देश के सामने बढ़ा दिया है। देश का दुश्मन नंबर 1 है मौलाना साद, और कहां पर किस किस राज्य में कितने केस हैं जमातियों से जुड़े हुए, वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। पूरे देश में 14,759 केस हैं जमाती, इसमें से 30% हैं, एक बड़ी तादाद है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 1184 यहां पर कुल केस हैं जमाती, इसमें 59% हैं। ये हमारा नहीं, ये खुद सरकार का आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है। दिल्ली में 2081 कुल केसेस हैं, उसमें जमाती 63% हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु की भी हम बात करेंगे। आप देखिए, एक के बाद एक तमाम राज्यों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तमिलनाडु में 1520 कुल केसेस हैं और उसमें जमातियों की जो तादाद है वो 84% है। तेलंगाना की अगर बात करें, वहां पर 873 केसेस हैं और जमाती इसमें से 79% हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है, 50%, 60% से भी बड़ी तादाद है ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में से जमातियों की संख्या है। झारखंड की अगर बात करें, 46 केस अभी वहां सामने आए हैं, इसमें जमाती 78% हैं। आंध्र प्रदेश में 722 केस सामने आए हैं और उसमें जमातियों की तादाद 61% है। असम भी चल लेते हैं, असम का हाल क्या है? वहां पर अब तक 35 केस आए हैं, इसमें से 91, ज्यादातर मामले जमातियों के हैं। तो ये कुल मिलाकर के तमाम राज्यों का हाल। अंडमान निकोबार के बारे में भी जान लीजिए, वहां पर 16 केसेस हैं, उसमें से 81% कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो जमात से ताल्लुक रखते हैं। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा है जमातियों का, जिसका मास्टरमाइंड है मौलाना साद। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जमात का कोरोना कनेक्शन सामने आया है। आपके सामने हम रख रहे हैं प्रयागराज में क्या हुआ। 16 विदेशी समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 विदेशी जमाती इसमें शामिल थे। भागलपुर बिहार में देख लीजिए, तबलीग के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के छुपे होने का शक हुआ, उसके बाद हड़कंप मच गया, पुलिस सक्रिय हो गई। रायबरेली में क्या हुआ, यहां पर एक ही दिन में 33 संक्रमित मिलते हैं और उसमें से 31 तबलीगी मरकज से ताल्लुक रखते हैं। देश के अलग अलग शहरों का हाल बता रहे हैं, लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि ये बस कुछ मामले हैं, कुछ शहरों की, ये कुछ घटनाएं हैं, कुछ वारदातें हैं, बाकी ऐसी सैकड़ों वारदातें पूरे देश में फैली हुई हैं।
कानपुर का हाल देख लीजिए, 8 विदेशी जमाती यहां पर पकड़े गए। 28 अप्रैल तक उन्हें क्वारंटीन करना पड़ा है। ये कितनों से मिले होंगे और कितनों को फैलाया होगा। कुशीनगर में 2 जमातियों को पुलिस ने पकड़ा, छुपे हुए थे ये जमाती। और इंदौर में 4 कोरोना पॉजिटिव जमाती पकड़े गए। मुरैना में गिरफ्तार हुए भी जमात से ताल्लुक रखने वाले थे। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा जमातियों का। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा आपका। आपने जो तमाम जानकारी और जिस तरह से साद और उसके लोग यानी कि उसके जमाती बिल में जिस तरह छुपे हैं, हमने कोशिश की कि आपकी आंखें खोल दें। कहां कहां कैसे कैसे छुपे होकर इनके मन का एजेंडा, इन्हें जो सिखाया गया, इन्हें जो बताया गया कि आप देश में घूम घूम कर कोरोना फैलाइए, कोरोना बांटिए, और उसी की तर्ज पर इनके जमाती शहर शहर अब भी छुपे हुए हैं। क्या प्रयागराज, और मेरी अभी जानकारी आ रही है बेंगलुरु में भी एक मस्जिद से लगभग 1.5 दर्जन जमातियों को, वो भी विदेशी जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक पैनल भी है और जरूरी भी हो जाता है। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो इन पर दबाव कैसे बनेगा। मेरे साथ राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता, बड़े तेज तर्रार अंदाज में अपनी बात रखते हैं। और आज डॉक्टर रवि मलिक का होना जरूरी है। डॉक्टर रवि मलिक का होना इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर मलिक, मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर एक के बाद एक देश के कोने कोने में जो हमले हो रहे हैं, उसके विरोध, उसके निषेध के लिए आप लोग भी आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। राजीव जेटली, सबसे पहले आपसे, छिप छिप कर ये जमातियों को आखिर कैसे ढूंढेगी सरकार? जी, बहुत सारे जमातियों को सरकार ने ढूंढ लिया है। जो चंद बचे हुए लोग हैं वो भी जल्दी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। एक्चुअली इन जमातियों ने केवल अपना नुकसान नहीं किया, बच्चों को तो आपने देखा किस तरीके से कानपुर के मदरसों में इन्फेक्ट किया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आज जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं। इस तरीके के हालात पैदा कर दिए। इनको छोड़िए, ये पूरे देश के मुसलमानों के लिए एक बददुनामा दाग बन चुके हैं। हर जगह पे हर व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, जमीन पे काम करता है, उसकी पेट पे लात मारने वाले लोग हैं। और आपके चैनलों के ऊपर बहुत लंबे वक्त से हम देख रहे थे, इनकी वकालत करने के लिए भी लोग आते थे, इनकी वकालत में भी लोग बैठते थे। असल में उन लोगों ने जमातियों का फायदा नहीं किया, इन्होंने पूरे कौम को ही बदनाम कर दिया, पूरे कौम की पेट पे लात मार दी, पूरा आइसोलेशन करवा दिया। और आज भी उनका कहीं ना कहीं पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, आज भी उनको बचाव करते हुए नजर आते हैं। आज पूरा देश जब एकजुट हो चुका है इस लड़ाई के, इस कोरोना की लड़ाई पे, उस वक्त पे इन जमातियों का इस तरीके का रवैया, और वो जमातियों की बात छोड़िए, अगर मौलाना साद ने एक ऐलान किया कि मेरे जो फॉलोवर हैं वो इस तरीके से कोरोना फैलाएं, या मंदिर में या मस्जिद में आके, अगर पढ़ना भी है तो मस्जिद में आके करें, उसके बाद जो लोग बाहर निकले उनके फेवर में, जो लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे वो बाहर निकले, और आज कुछ लोग तो गायब हो गए हैं। आज देखिए कहाँ है शबाना आजमी, आज कहाँ है नासरुद्दीन शाह साहब, आज कहाँ है वो सभी लोग जो बाहर निकलते थे बार बार, ये सभी लोग गायब हो गए हैं। ये अपील भी नहीं करना चाहते, मस्जिदों से पत्थर मारे जा रहे हैं। किस तरीके के हालात है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें तो मालूम है। जब यही लोग अपील नहीं करेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वो जो लोग नीचे इंदौर में पत्थर मारते हुए देखे गए, मुरादाबाद में पत्थर मारते हुए देखे गए, क्या वो लोग ट्रैक पे आ सकते हैं? क्या उन्हें अकल आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि सब लोग अपने घरों में छुप के बैठ गए हैं। वो लोग जो हर बात पे जमीन पे उतरा करते थे, लड़ाई लड़ा करते थे, वो लड़ाई चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस्लाम का जितना होता तो वो लड़ाई देखी जा सकती थी। आपने देखा शाहीन बाग के अंदर पूरे दुनिया के, पूरे भारत के जितने बुद्धिजीवी थे वहां भाषण देने आते थे। आज जब लड़ाई पूरी फैल चुकी है, एक लड़ाई ऐसी वैश्विक महामारी, राजीव जेटली जी, राजीव जी, हम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि इनके उत्पाती जमाती, इनके उकसाए, इनके बहकाए और इनके मन में जहर घोल चुके जिस तबलीग की जमात ने यहां पर शिरकत की थी, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये वो तस्वीरें हैं
कि स्वास्थ्य कर्मी इनकी जान बचाने जाते हैं और ये देखिए किस तरह से पत्थर मिसाइल बरसाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये वो पत्थर मिसाइल है जो कोरोना के योद्धाओं पर लगातार बरसाई जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, एक इंदौर की जहां पर डंडा, लाठी, जी हां, तो आपने ये दो तस्वीर देखी राजीव जी। मैंने, चूंकि आपने जिक्र किया तो मेरे सहयोगियों ने ये कहा कि हमें वो तस्वीरें भी दिखानी चाहिए। जी हां, मेरे साथ इस समय आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि मलिक भी हैं और मेरे साथ सैयदुल कादरी साहब हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। कादरी साहब, कब तक छिपेंगे? गली गली आज छिपे हुए हैं। जमातियों को ऑडियो संदेश देता है साथ, लेकिन खुद बाहर नहीं आता। जैसा गुरु वैसे चेले। देखिए, आपने जो देखा कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग या उनकी जमात में शरीक हुए ऐसे वालों को मुलाकात करने वालों की करीब 40,000 तबलीगी जमात से रिलेटेड लोग जो क्वारंटाइन हुए, अपने आप को थेरेपी। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि तेलंगाना में सबसे पहले कोरोना वायरस का कोविड पॉजिटिव जो तबलीग जमात के इंडोनेशियन आए थे उनको पकड़ा गया और क्वारंटाइन हुए, उनके साथी हुए। इसी तरह तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आपको ये नहीं लगता कि कहीं पर भी साउथ इंडिया में या जहां पर भी जो है ये लोग हैं कि कहीं पर इस तरह से कोई मामला नहीं। लेकिन अगर आप बीजेपी स्टेट्स में देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डिफिसिट है, की वजह से ये लोग जो है डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, गलत कादरी साहब का वहाँ का माहौल है, उसकी वजह से ये लोग इस तरह हरकतें कर रहे हैं। कादरी साहब, ऐसी कोई भी बातें ना करें आप, ऐसी कोई भी बातें ना करें जो पचेगी नहीं। आप बातों से कतरा रहे हैं। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रयागराज में 19 जमाती मिलते हैं, बेंगलुरु में मिलते हैं। आखिर इनके छुपने की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ उनको विश्वास में नहीं लेते, ट्रस्ट डेफिशिएंट है मुसलमानों के दरमियान में। उनकी बाजी, उनकी बातचीत, उनका अंदाज, ये खतरे उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बराबर नहीं है। कादरी साहब, आप रुकिए। आपने कहा कि बीजेपी राज्यों में मिल रहे हैं, वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। नागपुर, मुंबई, मालेगांव, धारावी, यहां पर जो जमाती मिल रही है कहां से आए? महाराष्ट्र सरकार ने कहा 50 जमाती लापता हैं। ये तो ख्याली जो है नजर आता है मुझे, तो कोई खास ऐसा लोग नहीं है। जितने हो सकते हैं वो आ गए हैं। यूपी वगैरह में यकीनन देयर इज अ ट्रस्ट डेफिशिएंट अमंग द पीपल, उसकी वजह से वो लोग छुप रहे हैं, क्योंकि नहीं छुपना चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैं कहने करता हूँ, ऐसा बोलिए ना कादरी साहब, ऐसा बोलिए आप तायद मत करिए, आप तायद मत करिए उनकी। कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों साउथ इंडिया के तबलीगी जमात के तमाम लोग आ गए? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब ये लॉकडाउन भी नहीं हुआ था और ये जनता कर्फ्यू भी नहीं हुआ था, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब, ससुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, तमाम सभी आप रुकिए कादरी साहब, आप रुकिए कादरी साहब, आप रुकिए। पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ है। पवन जी, कोई मानने को तैयार नहीं। मौलाना साद के गुर्गे बाहर आकर ये कहते हैं जितने आरोप लगाए जा रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं। मौलाना साद पाक था, पाक है। देखिए, मैं खत्री साहब को सुन रहा था, मुझे बड़ा ही हुआ कि वो कह रहे हैं कि इनको
कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए एनएसए का व्यक्ति है, एनएसए वहां पर जहां ये सब लोग छुपे हुए थे निजामुद्दीन में, वहां पहुंचते हैं, मरकज में पहुंचते हैं और वहां पर बात करते हैं और किस देंगे। लेकिन अगर आप थूकेंगे तो पिटेंगे, ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना। मैं अपनी जान खतरे में थोड़ी डालूंगा उनकी मरकज की वजह से, या उनकी जमात डालूंगा, या मेरे साथी लोग अगर मान लीजिए कि उन पर कोई ऐसी विपत्ति आ रही है, उन्हें ईंटें मार रहे हैं, वो पुलिस और उन पर वो तो डॉक्टर्स को मारेंगे। तो ये बहुत सीधी सी है, कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है। वो जमाती है, वह इस देश के नागरिक और इस देश के लोगों की तरह ही उन्हें व्यवहार करना होगा। अच्छे भले लोगों को यदि वह कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो गाड़ी से उतारकर पुलिस सक रही है, इन थोड़ी कोई नियम बनेंगे। लोगों को इन्होंने पीड़ित किया और ये कहना कि केवल बीजेपी रूल स्टेट में है, आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको, क्या इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं? ये बंगाल में नहीं है, हाँ? क्या ये अभी रूल मध्य प्रदेश में, लेकिन इससे पहले क्या मध्य प्रदेश में नहीं थे? क्या कुछ इलाकों? तो ये कहना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक वर्ग है जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और ये वर्ग बाकी लोगों से अलग है और देश का भला नहीं चाहता, ये तय बात है। और ये धीरे धीरे पूरे देश को पवन जी एक छोटा सा सवाल, पवन जी एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक के पास भी जाना है। पवन जी, आपको लगता है ये एक सोची साची, एक आप ये समझिए कि साजिश, एक एजेंडे के तहत ये सब कुछ हुआ और मरकज लगी थी? ये कहूं कि वहां पर अब देखिए लोग फंसे। अब ये इनको मरकज की बात आप करेंगे, ये तुरंत बात करेंगे कि जहां पर हिंदू लोग, तो ये तुरंत कंपेयर कर अपनी गलतियां, वो गलत था। अब वहां हिंदू फंसे थे लेकिन वो भागे तो नहीं, थूका तो नहीं, उन्होंने ईंटें तो नहीं मारी, हाँ? वो जिस तरीके से रखेगा उस तरीके से वो रहने लग गए। तो अब इसमें ये देखा जाए कि जो इस प्रकार के लोग हैं और जो जिन्होंने वीजा रूल्स का उल्लंघन किया है या जिन्होंने जो इस वक्त नेशनल इमरजेंसी है उसके नेशनल क्रिमिनल मानना चाहिए और इनके खिलाफ करनी चाहिए। और देखिए फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी स्टेट्स में भी इनको बहुत प्यार से रखा, इन्होंने जब गाने रखा गया तो क्या क्या कर दिया, क्यों कर दिया? ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग पकड़ मारते हैं, कहीं डरे लोग थूकते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं, पुलिस के डंगे ऐसे कोहनी तक हाथ कर बैठते हैं। जो ये नहीं बैठ रहे हैं ये बिल्कुल डरे हुए लोग नहीं है। मुरादाबाद में कौन सा डर था? मुरादाबाद में जिस जगह इनका इलाज पवन जी मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि मलिक भी है। डॉक्टर मलिक, अब बहुत हो गया। अगर आईएमए ने यह कह दिया है कि 23 मई को इसका विरोध होगा, इसका निषेध होगा, मुझे ऐसा लगता है ये जरूरी लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी मेडिकल कम्युनिटी में जितनी ज्यादा पेशेंस है, जितनी सब्र है और जितना सेवा भाव है, वो शायद सोसाइटी के चंद ही ऐसे वो होंगे जिनके अंदर होगा। क्योंकि देखिए, आप इतना पिटने के बाद, इतना आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से खदेड़ खदेड़ के मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनको थूका जा रहा है उनके ऊपर। और उसके बाद भी आपने डॉक्टर अग्रवाल की बात नहीं सुनी, जिनको बुरी तरह से पीटा गया था मुरादाबाद में। उन्होंने कहा मैं ठीक होते ही फिर उसी मोहल्ले में जाऊंगा, फिर इलाज करूंगा, क्योंकि मेरे पेशेंट्स को क्वारंटीन की जरूरत है और मैं उसी शिद्दत से लगूंगा। मेरा मनोबल कम जरूर हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। आप देखिए, इस कम्युनिटी के ऊपर सिस्टर्स, जिनको हम मतलब वर्ल्ड में सिस्टर्स कहते हैं, बहनें कहते हैं, अगर उनके साथ किसी ने भी अश्लील, मैं ये नहीं कह रहा किसने अश्लील हरकत की, कोई भी अगर उनके साथ अश्लील हरकत करता है तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, गैर मानवीय है और आपराधिक भी है। और इसका पूरा विरोध होना बड़ा जरूरी है।
देखिए, हम डॉक्टर्स इस वक्त एक तो फंसे हुए हैं। आप मनीष जी ये देखिए, पूरे विश्व में त्रासदी चल रही है, जगह जगह लोग मर रहे हैं। बड़े से बड़े इकोनॉमिकली साउंड अमेरिका के अंदर देखिए कितनी मौतें हो गई हैं। इधर हम अपने देश में किसी तरह से इन कोरोना वॉरियर्स की वजह से हम इसको संभाल के बैठे हुए हैं सिचुएशन को। कोरोना वॉरियर नर्सेज और डॉक्टर्स की रेशो भी हमारे इधर पूरी पर्याप्त नहीं है। एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स प्रेशियस है। इस स्टेज के ऊपर अगर कोई उनके ऊपर वार करता है तो आप बताइए उसको क्या कहना चाहिए। इस स्टेज के ऊपर अगर कोई उनको मारता है, उनकी ड्यूटी में विघ्न डालता है जी, तो उसको क्या कहना आप चाहिए। सही कह रहे हैं देखिए, डॉक्टर मलिक, आप सही कह रहे हैं। और आपकी उत्तेजना, आपके चेहरे का आक्रोश ये बताता है कि अब बहुत हुआ। सरकार को भी जो सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए अब सरकार को करनी पड़ेगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। वो जिद्दी है, वो ढीठ है, वो हटी है। सरकारी अस्पताल में क्यों टेस्ट नहीं कराता मौलाना? एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। आइए लिए चलते हैं कोरोना ब्रेकिंग सेंटर। राजीव, मनीष जी, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर सबसे ज्यादा मामले अब तक कोरोना के दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास, सरकारी आवास वर्षा की सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके साथ ही उसके संपर्क में आए 6 पुलिस अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इससे पहले भी मातोश्री के पास एक चाय वाला पॉजिटिव पाया गया था, जिसके चलते मातोश्री का पूरा इलाका सील कर दिया गया था। लेकिन अब वर्षा से खबर आ रही है जहां पर यह पुलिस अधिकारी पॉजिटिव पाया गया तो खतरा अब कहीं बहुत मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नजदीक जा पहुंचा है। जी राजीव, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। खैरियत और कैफियत यह है कि यह सरकारी बंगला तो है मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र के, लेकिन मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहते। राजीव, आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, आइए फिर एक बार देश के सवाल की ओर लौटते हैं कि आखिर देश का कोरोना के इस युद्ध में देश के अंदर से ही कौन है दुश्मन नंबर 1। मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली, मेरे साथ पवन सिन्हा जी, सैयदुल कादरी साहब और डॉक्टर रवि मलिक। कादरी साहब, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि मौलाना साद ने जो किया है उसमें आम मुसलमान भी पिस रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों की 90% आबादी, 95% आबादी ऐसी थी होगी कि कोरोना वायरस के मामले से पहले मौलाना साद का नाम भी नहीं जानते थे होंगे या कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आज जो कुछ भी मीडिया पे मरकज का जो तस्करा चल रहा है उसकी वजह है कि मुसलमान में बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है और गांवों में, अजला में और इलाकों में मुसलमानों को दूध तक देने के लिए कादरी साहब एक सेकंड आप रुकिए। कादरी साहब एक सेकंड आप रुकिए। आपने कहा मीडिया में जो बखेड़ा चल रहा है, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। इससे आप बताइए कि किसका फायदा हो रहा है। मौलाना साद तो जहां पर भी है, स्विमिंग पूल के पास है या अपने घर में है, जहां भी है, वो हुकूमत उनको क्यों अरेस्ट करी, वो हुकूमत की है। लेकिन इससे जो है गांव में लोग सरकारी ले रहे हैं या सरकारी दे रहे हैं, दूध नहीं ले रहे हैं या दूध नहीं दे रहे हैं। इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये कोरोना वायरस की इस जंग में इस तरह का माहौल पैदा करने से क्या उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, हम ये चाहते हैं सब मिल करें। कादरी साहब, कादरी साहब, मिलके करें। कादरी साहब, आप दो बातें ना करें। आप दो बातें ना करें। आप एक तरफ इनकार नहीं भी कर रहे और आप दूसरी तरफ ये बोलने को भी तैयार नहीं कि हाँ मरकज से ही कोरोना का वायरस फैला इस देश में। मरकज ने ही बढ़ाया ये आंकड़ा। आपकी
आपके चैनल पे इससे पहले भी अर्ज किया था, फिर से एक बार कर रहा हूँ कि 18 मार्च के बाद जाहिर हो गई कि तेलंगाना के श्रीनगर में मरकज से निकल के जो इंडियन सिटीजन आया था साथ सारे देश के राज्यों के, सारे देश के अलग अलग राज्यों के, मैं बात कर रहा हूं 23 राज्यों में मरकज और जमाती की वजह से बड़ा आंकड़ा, कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 60%, और आप कहते हैं कि ये कैसे जिम्मेदार हैं? पवन सिन्हा जी सैयदुल कादरी मानने को तैयार नहीं। राजीव जेटली, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं कादरी साहब आपसे इल्तिजा करना चाहूंगा कि इस प्रकार की बातें बिल्कुल मत कीजिए। मीडिया भी इस वक्त तो कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहा है। अगर ये मीडिया हम लोगों को कैसे पता चलेगा बताइए? कोई थूक रहा है तो थूक तो रहा है, इस बात से इनकार करेंगे, और मीडिया अगर इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट भी हो सकता है? कोई पत्थर मार रहा है हमारे डॉक्टर्स के तो वो मार रहा है, वो खबर मीडिया को रिपोर्ट करेगा। तो हम चाहते हैं जो आप दरअसल जमाती को बाराती बना रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं, सरकार भी उनकी आपकी पा रहे, हम भी उनका कॉन्फिडेंस जीते। अब वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे रिपोर्टर्स हम पर कुछ भी करें। और ये हिंदू मुसलमान इशू नहीं है साहब, मुसलमान भी खासे नाराज हैं जमातियों से, मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने आकर अखबार में आकर अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि ये बात जैसे अभी कही अवस्थी जी ने कि आपको पता है कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आप उसको सही कहने में डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? साथ साहब ने जब एक बार स्टेटमेंट मौलाना साहब होने वाली है, जो लोग क्रिमिनल है इसलिए भाग रहे हैं। अगर वो क्रिमिनल नहीं होते तो कभी भी नहीं भागते, सामने आते, लोगों का सीना तान के मुकाबला करते। लेकिन क्रिमिनल है और ये सारे लोग क्रिमिनल है। पवन जी, ये जिस तरीके से पवन जी, मैं आता हूं आपके पास। सैयदुल कादरी साहब रुकिए। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली से मेरा एक सवाल है। राजीव जी, बड़ा गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल है, इस देश के एनएसए अजीत डोवाल साहब वहां जाकर मिलते हैं, समझाइश होती है, उसके बावजूद ये बाज नहीं आते। राजीव जी, बहुत छोटा सा सवाल है, आखिर मौलाना साद को ढूंढने में हमारी एजेंसियां नाकाम क्यों हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, पूरी एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं। मौलाना साद की बार बार स्टेटमेंट आ रही है, वो बाहर निकल रहे हैं, और अब तो उनके वकीलों ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि हमारे पास ये जानकारी नहीं कि वो कहाँ पर है। देखिए, ये चुनौती केवल मौलाना साद की नहीं है, ये जो इतने भी लोग जमाती थे, वो जो उन जमातियों में एक हैरानी की बात यह है कि एक कोई व्यक्ति हो सकता है इन्फेक्ट हो, उसका कसूर नहीं भी हो सकता, क्योंकि विदेशियों को छुपा के रखा था, विदेशी इन्फेक्टेड थे, तो उनकी वजहों से उनको वो भी इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन यहाँ पर इशू यहाँ पर ये आता है कि जब वो जमाती वहां से निकले, अपने अपने घरों की तरफ गए, तो उनमें कुछ रोहिंग्या भी थे। वो रोहिंग्या अपने कैंप में नहीं पहुंचे, कुछ श्रम विहार में, कुछ शाहीन बाग में जहां पर रहते थे, वो अपने कैंपों में नहीं पहुंचे। तो क्या मंशा रही होगी उसके पीछे की? ऊपर से मौलाना साद की एक स्टेटमेंट आना जिसमें ये कहना कि अगर किसी को मरना है तो मस्जिद में मरे, ये वायरस हमारे लिए, हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आ रही है और जमाती जो वहां से निकले, तबलीगी वहां से निकले हैं, वो तबलीगी अपनी जगहों पर नहीं पहुंच के कहीं ना कहीं। राजीव जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि मौलाना साद खुद तो सामने नहीं आ रहा, पुलिस को इसकी जानकारी, मीडिया को इसकी जानकारी, उसके बावजूद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जब ये जानते हैं कि ये देश का नंबर 1 दुश्मन है? बिल्कुल नंबर 1 दुश्मन अवस्थी जी, मैं आपसे एग्री करता हूं। और उसकी पूरी की पूरी, देखिए आपने देखा ईडी ने किस तरीके से उनके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली, किस तरीके से मोटा मोटा या पैसा उनको विदेशों से मिलता रहा है, सारा का सारा खाका तैयार कर दिया। इनफैक्ट उस बिल्डिंग को भी, जिस बिल्डिंग को हमारी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरी तरह से बूस्ट करके रखा, वहां पर पूरा समर्थन देके रखा, उस बिल्डिंग का भी पूरा हिसाब किताब निकाल लिया गया। मौलाना साद कहीं बच के नहीं जा सकता है। मौलाना साद को भी आप देखिएगा, जेल जाना ही पड़ेगा, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, पहले वर्जन कुछ और था, अब वर्जन बदला हुआ नजर आ रहा है। आज वो जो डैमेज करना चाहता था वो डैमेज कर चुका है, और जितना डैमेज हमारे देश को होना था, क्योंकि ये लड़ाई तो हम लड़ चुके थे, लड़ाई तो हम कंप्लीट कर लेते,
जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, राजीव उस जी, स्ट्रेटेजी में राजीव जी, एक अहम मुद्दा है, डॉक्टर नाराज हैं, स्वास्थ्यकर्मी खासे नाराज हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर वो इन जमातियों की, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की जान बचाने में जुटे हैं, लेकिन वो हमले का शिकार हो रहे हैं। जहालत का ये जनक मौलाना साद, जहालत का ये जनक मौलाना साद कब तक खैर मनाएगा? मैं अवस्थी जी एक बात, छोटी सी बात रखना चाहता हूं। आप देखते हैं वक्त वक्त पे, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा रहा हो, तो छतों से पत्थर मारे जाते थे। आपने देखा अभी डॉक्टर्स के ऊपर, चाहे इंदौर में, मुरादाबाद में, कानपुर में, जहां पे भी देखिए छतों से पत्थर मारे जाते हैं। अवस्थी जी, आप अपने आसपास कितनी भी छतें देख लीजिए, आपको एक ईंट नहीं मिलेगी किसी की छत के ऊपर। ये क्या है कि हर छत के ऊपर पत्थर पड़े हुए होते हैं, और चाहे कोई उनकी जान बचाने आए उसे भी मारेंगे, कोई शांति के लिए आए, पुलिस आए तो उसे भी मारेंगे, हर किसी को पत्थर मारेंगे। मैं तो ये कादरी साहब से कहना चाहता हूं, कादरी साहब, राजीव जी, आपने छत पर पत्थर का जिक्र किया। दिल्ली दंगों में भी पत्थर मिसाइल जो छतों से चली थी, शायद आप वो नहीं भूल गए होंगे। अब डॉक्टर रवि मलिक, इन जमातियों की यह हरकत कितना बड़ा सामूहिक संक्रमण कर सकती है? देखिए, मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर आपको बताना चाहूंगा, अगर एक व्यक्ति कोई भी अगर क्वारंटाइन में नहीं है तो 406 व्यक्तियों को वो इन्फेक्शन कर सकता है, अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं है तो। अगर वो कोविड पॉजिटिव है, वो 406 कितनों को कर सकते हैं, आप मनीष जी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक फिशन रिएक्शन है जो कि चल पाएगी। तो ये चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी समुदाय का क्यों ना हो, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक तो लॉकडाउन का पालन होना बड़ा जरूरी है, और दूसरा डॉक्टरों के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ी, ये केवल गैर कानूनी नहीं है, ये इस वक्त देशद्रोह भी है। उसका वजह बताता हूं। हमारा देश इस त्रासदी से निकल रहा है, इस प्रॉब्लम से निकल रहा है। बात ये नहीं है जमाती है, हिंदू है, कौन है, जो भी डॉक्टरों को मार रहा है वो क्रिमिनल है, और उसे डॉक्टरों को मारने का कोई हक नहीं है, भगाने का कोई हक नहीं है। पत्थर मार रहा है, आप इमेजिन कीजिए अगर वहां से डॉक्टर ना भागते। डॉक्टर रवि मलिक साहब, आपकी क्या मांगे हैं? आपकी मांगे क्या हैं जो आप सांकेतिक तौर पर ब्लैक डे मनाने का आइए मैंने मन ठाना है? देखिए हमारी मांग यही है कि जो भी लोग डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको बिल्कुल हमला नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और अगर कोई हमला करता है उसके साथ सख्ती के साथ सरकार को पेश आना चाहिए। इससे जो हमारा देश है वो भी कमजोर लगता है। आप ये बताइए, विश्व में कहां पर ऐसा होता है कि डॉक्टरों को इस तरह से पत्थर ले लेके? क्या अमेरिका में होता है, यूके में होता है? तो हमारी डिमांड ये है, ये इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर रवि मलिक। सैयदुल कादरी साहब, मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूं। एक छोटा जवाब ये कि आप मानते हैं कि मौलाना साद देश का दुश्मन नंबर 1 है? इस लड़ाई में कोरोना से युद्ध लड़ रहा है देश, और वो छुपा बैठा है। नहीं, नंबर 1 नंबर 2 की बहस नहीं है। फिर दिया है, हम सबको कोरोना से मुतहदा तौर पर लड़ना है। और जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि मैं उनके साथ हूं, 100% ये एहतराम होना चाहिए। जो डॉक्टर्स फील्ड में काम कर रहे हैं उन सबका एहतराम होना चाहिए, और जो भी उनको पत्थर मारा उसको सख्त से सख्त जेल में डालिए। कादरी साहब, आपकी बातचीत और आपके जवाबों से मुझे एक बात याद आती है, मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की आदत भी डालिए। कादरी साहब, आप राजीव जेटली कितने जल्दी पकड़ा जाएगा ये देश का दुश्मन नंबर 1? अवस्थी जी, देखिए, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सभी लोग उसको ढूंढ रहे हैं, और बहुत जल्दी उसको डिटेन करा जाएगा। आपने देखा जब हमने बाकी मस्जिदों से निकाल लिए हैं, हमने तमिलनाडु से निकाले हैं, हमने दूसरी अभी भी निकल रहे हैं राजीव जी, देश के अलग अलग शहरों से जमाती अभी भी मस्जिदों से, मदरसों से, बिल से एक कर बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कुछ तो इन्फेक्ट होके जो संदेश गया था मौलाना साद का, वो संदेश गलत था कि अल्लाह बचाएगा, मस्जिद में मरिए, वो संदेश गलत था। ये बात तो समझ में आ गई सबको। जी राजीव जी, पवन जी लास्ट कमेंट, आखिर मौलाना साद का क्या इलाज होना चाहिए? 124A
ये वो धारा है जो देशद्रोह की धारा है, इसमें ये बुक होने चाहिए और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बुक होने चाहिए। जी, तो देश का सवाल में आज मेरे साथ आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम जाते जाते इतना कहना चाहेंगे, देश का सवाल में देश के दुश्मन नंबर 1 पर इस कार्यक्रम में इतना ही कहेंगे कि ये मरकज वाले जमाती दिखाई नहीं देते, ये तो कोरोना की जमात दिखाई देती है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोरोना वॉरियर्स पर दिखाएंगे आपको एक अच्छी खबर। देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस लॉकडाउन लागू कराने के लिए शिद्दत से जुटी है, मगर लॉकडाउन के बीच पुलिस के अलग अलग रूप भी देखने मिल रहे हैं। नागपुर में पुलिस कमजोर तबके के लिए जहां एक तरफ खाने का इंतजाम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शेल्टर होम्स में रह रहे लोगों के लिए मनोरंजन का भी ख्याल रखा जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा नागपुर पुलिस ने लोगों की शिकायतों को एड्रेस करने के लिए एक वार रूम भी बनाया है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय के मुताबिक इस तरह के तमाम सामाजिक कार्यों की वजह से पब्लिक और पुलिस के बीच बॉन्डिंग और मजबूत हुई है। लॉकडाउन को इन्फोर्स करना पुलिस का मेन काम है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस एक बहुत बड़ी सामाजिक जवाबदारी निभा रही है। वो यह है कि जिनके पास खाना नहीं है या जिनके पास मेडिकल चीज नहीं, उनको हम मेडिकल भी दे रहे हैं। नागपुर शहर में पुलिस ने 108 एनजीओ का ग्रुप बनाया है और हम रोज कम से कम 50,000 लोगों को खाना दे रहे हैं। अब तक हम 15 से 20 लाख लोगों को खाना दे चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल हेल्प भी कर चुके हैं और ये पुलिस का जो जेस्चर है, इसके चलते पुलिस और पब्लिक का जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग हुआ है और हमको लॉकडाउन इन्फोर्स करने में भी इससे मदद मिली। ऐसे वॉरियर नहीं होंगे तो कोरोना से आखिर वार कैसे जीतेंगे। जी हां, आज के लिए बस इतना ही। अब दिन भर की खबरों के पिटारे यानी कि कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट के साथ आएंगे मेरे सहयोगी राजीव शर्मा, आंख कान खोल के।